Hey, hello, hi everyone. This is Shivaruchi Rajawat and you are watching me on PCS Mentor. आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे जो हमारे लिए एक बहुत ही सिरदर्द टॉपिक बन के आता है वो है आयरन एज के बारे में। आयरन एज को शुरू करने से पहले हमें इसकी भारत में जो क्रोनोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा। देखिए, शुरुआत हमारे इंडिया में जो हुई थी वो हुई थी पैलियोलिथिक एज से। पैलियोलिथिक एज आता है सबसे पहले। पैलियोलिथिक एज जब खत्म हो रहा था उसी के साथ साथ में हमने चालकोलिथिक एज को भी देखा। चालकोलिथिक का मतलब है ताम्र पाषाण काल, राइट। जब चालकोलिथिक एज खत्म हो रहा था तो इसके साथ साथ में हमने ब्रोंज एज भी देखा। ब्रोंज यानी कि कांस्य युग, ठीक है ना। और जब ब्रोंज एज अब खत्म होगा तो ब्रोंज के बाद हम जो देखेंगे वो देखेंगे ब्लैक एंड रेड बियर एज। ब्लैक एंड रेड बियर के बाद हम देखेंगे पोटरी ग्रे बियर और इसके बाद देखेंगे NPBW। अब बात ये है कि ये इस टाइम पीरियड में आपको एक फेस और देखने को मिलेगा यहाँ तक, ऑकर्ड कलर पॉटरी और कॉपर वोट्स वाला। मैं आपको समझाता हूँ, वेट। देखिए, सबसे पहले पाषाण काल हमने देखा। पाषाण काल से ही शुरुआत होने लग गई थी तांबे की। इसी वजह से आप पढ़ते हैं कि मानव के द्वारा यूज किया गया जो पहला मेटल है वो क्या था, तांबा था। तो चालकोलिथिक एज की शुरुआत हुई थी। और जब चालकोलिथिक, अब देखो, तांबे का मिक्सअप करके टीन के साथ जब आप तांबा और टीन मिलाते हैं तो बनता है आपका ब्रोंज। यानी कि जब ताम्र पाषाण काल में ही एडवांसमेंट आया तब लोग उन्होंने ब्रोंज बनाना लग गए, तो ब्रोंज भी बनाते हैं। तो जब आप इस काल को देखते हैं, ये वाला जो काल है, इसको आप देखोगे, अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन देखोगे तो आप इसको हड़प्पन सभ्यता को यहीं पर रखेंगे आप, इस एरिया पे। यानी कि कहने का मतलब ये है ओवरऑल कि यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल रहा था। कहने का मतलब ये है कि जिन जिन सभ्यताओं में भी ताम्र पाष उसमें तांबे का और कांस्य का प्रयोग किया गया था उनको हम बोलते हैं ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति या सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम सभ्यता क्यों बोल रहे हैं और ताम्र कालीन सभ्यता इस वजह से बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे तांबे का जो यूज हुआ था वो अपने एडवांसमेंट लेवल पर हुआ था, अत्यधिक विकसित हो गया था। जबकि अगर आप पॉकेट कलर पॉटरी एरियाज में या फिर कॉपर वुड के एरियाज में या फिर आहार बनास जैसा कल्चर है, जैसे आहार बनास अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, जैसे कि हमने मालवा कल्चर को पढ़ा था, जैसे कि हमने पढ़ा था कायत कल्चर को पढ़ा था, जैसे हमने जोरवे कल्चर को पढ़ा था इन द रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ये रीजन भी ताम्र पाषाण काल के हैं। यानी कि इन एरियाज में भी तांबे का प्रयोग अत्यधिक हो रहा था। लेकिन अंतर क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने सभ्यता कहा है, राइट, और इनको हमने कहा है संस्कृति। तो मैंने बताया इनका मूल अंतर एक ही चीज है सभ्यता और संस्कृति में, कि सभ्यता में मानव जीवन का हर एक पहलू विकसित हो चुका होता है, जबकि संस्कृति में ये अल्प विकसित होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जानवरों का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता था, लेकिन अगर आप इन संस्कृतियों की बात करें तो यहाँ पर जानवरों का प्रयोग कृषि के लिए नहीं किया जाता था, मात्र ये सीमित था सिर्फ दूध निकालने तक के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो एक एडवांसमेंट है। दूसरा एडवांसमेंट जब मैं आपको जैसे बता दूं, इनमें आप हड़प्पा सिविलाइजेशन में आपको स्क्रिप्ट मिलती है और एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट मिलती है, यानी कि एक लेखनी जो हर एक जगह पर प्रचलित थी सभ्यता में। लेकिन इन संस्कृतियों में ऐसी हमें कोई स्क्रिप्ट इनकी हमें प्राप्त नहीं होती, यानी तो अल्प विकसित थे। उसी तरीके से जब आप इनके वजन और भार की बात करते हैं, स्टैंडर्ड जो वेट्स होते हैं वो भी अलग अलग देखने को मिले हैं, स्टैंडर्ड वेट्स नहीं मिले हैं देखने को। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो वेट्स आपको देखने को मिलेगा वो स्टैंडर्ड वेट्स हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग भी तांबे का प्रयोग कर रहे थे, ये सब भी तांबे का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन फिर हम इनको संस्कृति कहते हैं, इसको सभ्यता कहते हैं। द मूल जो डिफरेंस है वो यही है कि ये विकसित हो गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जब जीवन, मानव जीवन का हर एक पहलू विकसित हो जाता है तो वो सभ्यता का रूप ले लेता है, और नहीं तो वो आप संस्कृति ही कहलाई जाएंगी। तो बात समझ में आया? तो अब हमारा जो निष्कर्ष है ये है कि ताम्र पाषाण काल में एक से अधिक भी एरियाज पे लोग फ्लरिश कर सकते हैं, एक से अधिक सभ्यता और संस्कृति फ्लरिश कर सकते हैं। जैसे लास्ट वीडियो मैंने क्या बताया था, इस एरिया में मान लो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय था तो इन सारे एरियाज पे यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर ये छोटी छोटी जो संस्कृति हैं ताम्र पाषाण कालीन, वो अपना फल फूल रही थी। बात समझ में आ गया? इस एरिया में तो सिविलाइजेशन फल फूल रही थी, कौन सी, सब हिंदू
इंडस सिविलाइजेशन, लेकिन इन एरियाज पे छोटी छोटी अन्य संस्कृतियां भी फल फूल रही थी, हड़प्पा के समकालीन ही थी। हाँ, कुछ संस्कृतियां इनमें हड़प्पा के बाद की भी हमें दिखाई देती कि हड़प्पा का अंत हो गया लेकिन ये संस्कृतियां बनी रही। बात समझ में आ गया? तो अब इन्हीं एरियाज में आप क्या देखेंगे, इन्हीं एरियाज में फिर हम ब्रोंज का यूज करने लग गए, कांच का। और जब कांच का यूज हम ये कहेंगे, तो पहले भारत में कौन सा काल आया? ताम का। फिर आता है कांच। अब जब ये कांच खत्म हो गया तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये लोह युग आप बोलोगे। क्या बोलोगे इसको? लोह युग। तो लोह युग में इन तीनों जो भी इन संस्कृतियां मिली हैं, अब देखो ये इन संस्कृतियों में क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे हमने पहला स्थल खोजा था हड़प्पा, तो उसका नाम हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन रख दिया। उसी तरीके से हमें जिन जिन एरियाज पर ये मृदभांड मिले हैं, ब्लैक एंड रेड बियर, पॉटरी ग्रे बियर और एनबीपीडब्ल्यू। ब्लैक एंड रेड बियर जो हिंदी मीडियम उनके लिए मैं समझा दे रहा हूँ। काले एवं लाल जो मृदभांड है, ये ग्रे धूसर धूसर, और ये है जो काले पॉलिश्ड वाले। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जिन जिन एरियाज पे हमें ये मिले, तो हमने उन्हीं एरियाज को इन मृदभांडों के नाम पर रख दिया। उनकी संस्कृति को इन्हीं मृदभांड के नाम पर हमने उनका नामकरण कर दिया। तो जो हम देखेंगे ब्लैक एंड रेड बियर का, पीजीडब्ल्यू का और एनबीपीडब्ल्यू का, ये तीनों के तीनों लोह युग से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा आपको। लेकिन अब हमें याद ये रखना है कि जो ब्लैक एंड रेड बियर वाला ये फेस है, ये क्या है? ये ब्रॉन्ज एज खत्म हो रहा है, तो आयरन एज आ रहा है। यानी कि ब्लैक एंड रेड बियर ट्रांजिशन फेस है ब्रॉन्ज एंड आयरन का। जबकि पीजीडब्ल्यू और एनबीपीडब्ल्यू प्योर पूरे तरीके से ये प्योर फेस है लोह युग का। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये ऐसा चीज नहीं है कि आज आपकी वैलिडिटी खत्म हो गई तो कंप्लीटली खत्म है। जो भी सभ्यताएं या संस्कृतियों का विकास होता है, वो समय के साथ होता है, धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअल होता है, और ओवरलैप भी करता है अपने आप में। तो चूंकि ओवरलैपिंग होता है, इस वजह से ब्रॉन्ज एज धीरे धीरे कम हो रहा था, यानी कि कांच का प्रचलन धीरे धीरे कम हो रहा था, और जो लोहा है वो जीवन के लोगों के जीवन में अपनी पैठ बना रहा था। और अंत में आप देखोगे पीजीडब्ल्यू और एनवीपीडब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट फेस है। अब मुझे एक चीज ये बताइए, अब ये जो पॉटरी ग्रेवियर का फेस है, इसको आप वैदिक सिविलाइजेशन से, जो वैदिक सिविलाइजेशन है उससे कनेक्ट करते हैं महाभारत कालीन। ये पीजीडब्ल्यू एज जो है वो महाभारत कालीन है। और इसके बाद अच्छा, पीजीडब्ल्यू महाभारत कालीन है। इसके बाद एनबीपीडब्ल्यू को अगर आप देखोगे, तो जो महाजनपद का काल है, चाहे वो मौर्य युग हो, और उसके बाद के जितने भी युग आएंगे वो उनमें आप एनबीपीडब्ल्यू टाइप के जो मृदभांड है वो देखेंगे। तो ओवरऑल आई होप कि आपको ये जो हमेशा कंफ्यूजन वाली चीज है, ये चीज समझ में आ ही गई होगी। तो सबसे पहले पाषाण काल आएगा, फिर ताम्र पाषाण काल आएगा, फिर कांस्य युग आता है, फिर ब्लैक एंड रेड बियर पोट्री का फेस आएगा, फिर पोट्री ग्रे बियर, और अंत में एनबीपीडब्ल्यू। ये जो फेस रहेगा, ये ब्रॉन्ज और आयरन का फेस है। यहाँ पर ये जो फेसेस हैं, पीजीडब्ल्यू एंड एनबीपीडब्ल्यू जो कल्चर रहेंगे, ये पूरी तरीके से प्योर लोह युग के कल्चर है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोह युग के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि इनके बारे में। इससे पहले मैंने इन चीजों को कवर कर रखा है वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए एक बार आप विजिट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम एक एक चीजों को समझते हैं। अब ये जो ब्लैक एंड रेड बेयर कल्चर की अभी हम बात कर रहे थे, अब आप इनके मृदभांड को थोड़ा गौर से देखो। देखो ये दो कलर में है, ब्लैक है, वेट, ब्लैक है और रेड है, ब्लैक है और रेड है। इसी वजह से इनको हमने क्या कहा, ब्लैक एंड रेड बियर। बियर का मतलब मृदभांड। इनमें ये चीज ये देखो आप, ये इनमें ऐसा नहीं है कि मतलब लाल के ऊपर कोई काला काले से पेंटिंग करी गई हो, या फिर काले कलर्स के ऊपर लाल से पेंटिंग की गई, नहीं। ब्लैक एंड रेड बियर का मतलब है दो हिस्सों में बटे हैं, एक ब्लैक में और एक रेड में। ठीक है, राइट। चलिए देखते हैं ये कब का है। अभी बताया था लेट ब्रोंज और अर्ली आयरन एज कल्चर है, यानी कि ब्रोंज एज का उत्तरवर्ती काल है और आयरन एज का शुरुआती दौर है। कहाँ जहाँ पे जनरली मिलेगा? उत्तर भारत में और जो सेंट्रल इंडिया है, ये वाली लोकेशन आप देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे। एसोसिएटेड विद वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन से ही ब्लैक एंड रेड बियर जो कल्चर है वो वैदिक सिविलाइजेशन से ही संबंधित है, क्योंकि हमें ये पता है कि वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे ही क्या ब्रोंज का यूज हो रहा था, और इसके लास्ट में जब उत्तर वैदिक काल था तो यहाँ पर आयरन एज का स्टार्ट हो रहा था। तो वैदिक सिविलाइजेशन से कौन सा रिलेटेड है? ब्लैक एंड रेड बियर। जबकि जो पीजीडब्ल्यू रहेगा, ये रहेगा आपका रिलेटेड इंडो आर्यंस वाला। ठीक है ना, यानी कि पोस्ट वैदिक काल से रिलेटेड है, और वैदिक केस से ये वाले रिलेटेड है। अगर आप इसकी साइट्स देखेंगे, अब लेकिन साइट्स देखने से पहले हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। ब्लैक एंड रेड बियर कल्चर में क्या था कि यहाँ पे करेक्टराइज्ड बाय सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, यानी कि यहाँ पे कृषि होने लग गई थी,
लोग उगा रहे थे फसलें जैसे कि राइस, बार्ले, लेग्यूम्स एंड यील्डेड सम ऑर्नामेंट्स, और इनकी कुछ साइड से हमें क्या ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, जो कि बने होते थे सेल से, कार्नेलियन जो पत्थर होता है और टेराकोटा के बने होते थे। आइए जरा पहले साइट्स देखते हैं। देखो, ये है BRW, और ये तो नॉर्थ इंडिया में हो गया, और सेंट्रल इंडिया में ये, सेंट्रल इंडिया में हमने मालवा कल्चर को पढ़ा था, तो मालवा कल्चर ये कॉपर एज कल्चर था। ठीक है, तो कॉपर एज जो कल्चर था यानी कि कॉपर कल्चर था, इसको रिप्लेस किया है मालवा कल्चर को सेंट्रल इंडिया में ब्लैक एंड रेड बियर ने। अगर आप हिस्ट्री नेट जेआरएफ पीजीटी टाइप के एग्जाम को देते हैं, तो उसमें यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, स्टेटमेंट दे देता है कि मालवा कल्चर वॉज रिप्लेस्ड बाई ब्लैक एंड रेड बियर कल्चर, यस और नो, तो आंसर इज यस। अच्छा, मालवा कल्चर के बारे में हमने ये समझा। दूसरा हम देखेंगे, अब ये देखो, इस एरिया में ब्लैक एंड रेड बियर कल्चर है। ठीक है, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ब्लैक BRW की अगर आप साइट्स की बात करेंगे, तो ये आपको हमने पिछले वीडियोस में जो देखा, जैसे कि BRW की साइट्स कौन कौन सी होंगी, नूह है, रोपर है, आलमगीरपुर है, हस्तिनापुर, अहिछत्रा, तरंजी खेड़ा, अलीचन्नालूर और जोधपुरा। जनरली जो साइट आपको देखने को मिलेंगी, जैसे ये अहिछत्रा है, ठीक है ना, तो ये सब की सब साइट जो हैं, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलती हैं, BRW की। तो अब जब BRW यहाँ से खत्म हो रहा है इंडिया में, तो BRW को आप देखोगे, जैसे ये गंगा का किनारा है, ये गंगा का ईस्टर्न पार्ट है और ये गंगा का वेस्टर्न पार्ट है। तो गंगा के जो वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि जो हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर BRW को रिप्लेस किया जाएगा पॉटरी ग्रे बियर कल्चर के द्वारा। यानी कि BRW कल्चर खत्म होगा और PGW कल्चर यहाँ पे स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हम गंगा के उत्तर की, सॉरी, ईस्ट की या उत्तर की बात कर लेंगे, यानी कि जो रीजन है जनरली बिहार का रीजन है, यहाँ पर आपको NBPW कल्चर देखने को मिलेगा डायरेक्ट। लेकिन क्रिम क्या है एक्चुअल में, क्रिम है पहले BRW आना चाहिए, फिर PGW आना चाहिए और फिर NBPW आना चाहिए। लेकिन मैंने क्या बोला, ये मानव सभ्यता, ये हमेशा चीजें फिक्स नहीं रहती हैं। तो BRW के बाद पहले पश्चिम में PGW आ गया और उत्तर में NBPW आ जाता है, राइट। ठीक है, अब BRW की हम लोकेशन जरा देख लेते हैं। एक तो इलाका है ये नूह, नूह इज इन राजस्थान। ठीक है, नूह कहाँ पे है, राजस्थान में है। हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। आलमगीरपुर भी उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। अहिछत्रा ये बरेली का एरिया है। ठीक है, और अतरंजी खेड़ा भी हमने ये देखा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ लोकेशन हमने ब्लैक एंड रेड बेयर कल्चर की देखी। ये ऐसी साइट है जहाँ पे आपको ब्लैक एंड रेड बेयर कल्चर हमें देखने को मिलता है, और जनरली ये रिलेटेड किससे है, बा से ब्लैक और बा से वैदिक सिविलाइजेशन, ऐसे याद रखना। अब हम दूसरा जो पार्ट करेंगे, बात करेंगे, वो है पोर्ट्री ग्रेवियर कल्चर की। पोर्ट्री ग्रेवियर कल्चर में ये देख लो, ये किस कलर की पोर्ट्री दिख रही है, ग्ले कलर की, और इसमें आपको जो दिख रहा है, देखो, ये ज्योमेट्रिक डिजाइन, बचपन में हम लोग साड़ी की डिजाइन कुछ ऐसी बना देते थे। इसके अलावा मछली देखो, मछली का जो फिन्स बनाया गया है, ये लाइंस की तरीके से, यहाँ पे लाइंस ये दिखाई दिखाई दे रही हैं। इवन आप इसका ये सिर भी देखो, इसका जो फेस है वो भी किस तरीके से है। इस सर्कल का प्रयोग करके आइस बनाई गई है। सेमी सर्कल एक आर्क का प्रयोग करके उसकी यहाँ पे धारी बनाई गई है। और यहाँ पर आप देखो, ये आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। भले वो अंत में मछली है, लेकिन इसी को हम ज्योमेट्रिक फिगर्स कहते हैं। ज्योमेट्रिक फिगर्स का यहाँ पे यूज किया गया है। तो सरफेस है ग्रे कलर में, लेकिन पेंटिंग जो करी गई है वो ब्लैक इन कलर है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है पॉटरी ग्रेवियर का, इसी वजह से इनको कहा है ग्रेवियर। ये क्या है, ये आयरन एज कल्चर है, इंडो आर्यन का पश्चिमी गंगेटिक प्लेन्स है। पश्चिमी गंगेटिक प्लेन्स का मतलब है इस एरिया में, ये पश्चिमी गंगेटिक प्लेन्स में, जो पी से पोर्ट्री और पी से पश्चिमी, ऐसे याद रखना, पी से पोर्ट्री और पी से पश्चिमी गंगेटिक प्लेन्स एंड घग्गर हाकरा रीजन। अब तो घग्गर हाकरा रीजन तो यही वाला रीजन है ना, जो ये वाला रीजन, राइट। हाँ, तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एग्रो पेस्टोरल रूरल लाइफ स्टाइल। अच्छा, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ पे लोग क्या करते थे, इनका जीवन जनरली क्या था, तो एग्रो पेस्टोरल, कृषि भी करते थे और पशु चारण भी करते थे। पशु पालन और पशु चारण में मूल अंतर है। पशु चारण जिनका मुख्यतः जब आपका जो काम है वो पशुओं को चराना हो जाए, तो उसको पेस्टोरल बोलते हैं। ठीक है, और रूरल लाइफ स्टाइल यानी कि ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, स्ट्रक्चर्स जो बने थे, घर वो बने थे बेटल एंड दुआब के। लेकिन भगवानपुरा एक ऐसा स्थल है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि यहाँ से बंट ब्रिक्स मिलती हैं। वहां से भगवानपुरा, वहां से बंट ब्रिक्स। कहने का मतलब ये है कि जनरली अगर आप इनकी साइट्स को विजिट करेंगे, तो यहाँ पर कच्ची ईंटों के घर बने घर मिलेंगे। लेकिन एकमात्र एक ऐसी साइट है, उसका नाम है भगवानपुरा, वो वंट ब्रिक्स यानी कि पक्की ईंटों से बना है। तो याद करने का तरीका मैं आपको दो बता दे रहा हूँ। एक तो यही क्वेश्चन जो अपवाद है वही तो एग्जाम में पूछेगा।
बा से भगवानपुरा, बा से बंट वृक्ष। या फिर ये बताओ, अगर भगवान का घर आपको बनाना है तो आप पक्की ईंटों से बनाओगे कि कच्ची ईंटों से? पक्की ईंटों से। तो ऐसे याद रख लेना। इसके अलावा पोस्ट होल, जो भी हमें बाद में जो छिद्र हमें वहां से प्राप्त हुए, उससे पता चलता है कि लोग अपना आयताकार का घर या फिर सर्कुलर घर बनाया करते थे। क्रॉप्स कौन कौन से उगाते थे? क्रॉप्स के एविडेंसेस हमें मिले हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से। और व्हीट, राइस, बार्ले जैसे क्रॉप्स उगाते थे। बार्ले का मतलब है ज्वार। बाजरा, बाजरा, बार्ले, बाजरा, बोन्स। अच्छा, इसके अलावा हॉर्स, कैटल्स, पिग, गोट और डियर की भी हड्डियां हमें मिली हैं, तो इससे हमें पशुपालन और पशुपालन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये लोग आपस में व्यापार भी करते थे, यानी कि व्यापार प्रचलन में था। ट्रेड वॉज ऑल्सो इन प्रैक्टिस। अदर क्वेश्चन हमारा है पोट्री के बारे में। देखेंगे तो पोट्री का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि ग्रे सतह पर ब्लैक कलर से ज्योमेट्रिक डिजाइन यहाँ पे क्रिएट की गई है। फीचर्स क्या क्या थे इस सभ्यता के? विलेज एंड टाउन सेटलमेंट्स। यहाँ पे देखो कुछ तो कस्बा भी थे और विलेज भी थे, शहर भी थे। लोग हॉर्सेस को पालते थे, हॉर्स डोमेस्टिकेशन कर रहे थे। आइवरी वर्किंग एंड द एडवेंट ऑफ आयरन मेटलर्जी। आइवरी वर्किंग का मतलब है हाथी दांत के औजार बनाए जाते होंगे, हाथी दांत के आभूषण बनाए जाते थे। एंड द एडवेंट ऑफ आयरन मेटलर्जी, यानी कि जो लोहा होता है उससे संबंधित जो इंजीनियरिंग होती है उसका स्टार्टिंग यहाँ पर शुरुआत हो गई थी। एसोसिएटेड विद पोस्ट वैदिक एज, कुरु पांचाल किंगडम। कुरु पांचाल किंगडम तो हमें पता है ना, उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी, तो उसी से संबंधित है पोस्ट वैदिक एज से। तो याद रखने का तरीका अब आपको देखो मैं बता रहा हूँ क्या है। बी से ब्लैक है और बी से वैदिक सिविलाइजेशन है। पी से पोट्री है, पी से पोस्ट वैदिक एज है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे नॉर्थन ब्लैक जो कल्चर है इसको। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड बियर, इसको हम कैसे डील करेंगे? अब ये समझ लो कि अब आप पोस्ट वैदिक केस से निकल आए हो, तो ये फेज जो रहेगा, ये इसमें महाजनपद के बारे में आप पढ़ोगे एंड इसमें आप पढ़ोगे मौर्यंस के बारे में। कहने का मतलब है कि जब महाजनपद का काल में या फिर मौर्य के काल में इसी प्रकार की पोट्री का निर्माण हुआ करता था, इसी वजह से हमने इनका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड बियर। सबसे पहले आप ये देखिए, ये पॉलिश्ड वेयर दिख रहा है नॉर्थन, देखो लोहे का बना हुआ और कैसे एक साइन दे रहा है, ग्लॉसी फिनिश इसमें देखने को मिल रहा है, पॉलिश किया हुआ है, इसी वजह से ये क्या दे रहा है आपको, इतना ज्यादा साइन दे रहा है। तो अब नॉर्थन क्यों बोला गया? क्योंकि उत्तर भारत में ये मिला, ये हमें चूंकि दक्षिण भारत में नहीं मिला, इस वजह से हमने उनको नॉर्थन दे दिया। ब्लैक मीन्स काला, पॉलिश मीन्स पॉलिश किया गया, और वेयर मीन्स होता है मृदभांड। ठीक है, तो आप देखो इसका एग्जाम्पल। अब आप एक ही फिगर में इन तीनों मृदभांडों को एक एक बार देखो गौर से और अपने दिमाग में फिट कर लो। ब्लैक एंड रेड बियर में ब्लैक होता है और रेड होता है। इसमें पोट्री ग्रे बियर में क्या होता है, ग्रे के ऊपर ब्लैक कलर से डिजाइन किया गई हुई चीजें हैं। और नॉर्थ बैलिक पॉलिश्ड में आप यह देख सकते हैं, राइट। हाँ, यहाँ पर देखते हैं, चलिए। तो पोट्री के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया आपको। तो ये जो नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड बियर है, इसका जनरली संबंध है भारत में जो अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ था उससे। गंगा वैली में जो अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ है जनरली उसका मार्क है। अब गंगा वैली का रीजन है ये। आप ये बताओ, इसी रीजन में तो महाजनपद का उद्भव हुआ है, महाजनपद का उद्भव इसी रीजन में हुआ है। और उन्हीं महाजनपद में से एक आप देखोगे बाद में जो रहेगा आपका मगध। मगध ये बाद में मौर्य साम्राज्य की नींव रखेगा या साम्राज्यों की नींव रखेगा। तो चूंकि यहाँ से महाजनपद का काल स्टार्ट हुआ है इस एरिया में, और महाजनपद के काल को हम क्या मानते हैं, शहरीकरण मानते हैं, भारत का दूसरा शहरीकरण। तो और इसी एरिया में हमको नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का संबंध भारत में शहरीकरण से है। और कहाँ पे शहरीकरण में? गंगा घाटी। देखो, भारत का पहला शहरीकरण इस एरिया में हुआ है जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, सिंधु नदी घाघरा घग्गर के बेसिन में। भारत का दूसरा जो नगरीकरण है वो इस एरिया में हुआ है, गंगा घाटी में। तो जब वो पूछे कि शहरीकरण, लेकिन गंगा घाटी के शहरीकरण से संबंधित है नॉर्थन ब्लैक पॉलिश। ठीक है, शहरीकरण तो दूसरा हुआ है, पहला ये है, दूसरा ये है, इसी से संबंधित है एनबीपीडब्ल्यू, राइट। अब आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे हम देखेंगे फीचर्स क्या था। इन ईस्ट गंगेटिक प्लेन्स इट सक्सीडेड, ये बीआरडब्ल्यू कल्चर, मैंने फिर से रिपीट करते हैं। बीआरडब्ल्यू को सक्सीड किया ईस्टर्न पार्ट पे, गंगा का ये है, गंगा का ईस्ट ये, पूरब में एनबीपीडब्ल्यू ने। और देखो अब आप मैप देखो ना, जो मैंने अभी आपको चीजें बताई थी, आप उनको मिलान करना। बीआरडब्ल्यू ने ईस्टर्न पार्ट पे, और ये बताओ यहीं पर ईस्टर्न पार्ट ही तो दिख रहा है। अगर ये गंगा इस तरीके से बह रही है, वेट, गंगा ये बह रही है, तो यहीं पर जनरली देख रहे हैं ये सारी संस्कृतियों का उद्भव, ये सारे शहरों का उद्भव हो रहा है, राइट। अब आप इसको मिलान कर लो, इस एरिया को और इस एरिया को मिलान करो तो चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ, साइट्स क्या है? सबसे पहली, अच्छा पहले फीचर्स देख लेते हैं। प्योर आयरन कल्चर है, ये बता दिया था मैंने पहले, पूर्ण रूप से लोह युक्त है।
बेस्ट ऑफ ऑल पेट्रोल, जितनी भी आपको मृदबांड मिले हैं उनमें से सबसे फाइनेस्ट क्वालिटी के मृदबांड आपको यही मिलते हैं। रिंग बेल्स, यूज ऑफ आयरन इन गंगेटिक प्लेन्स, गंगा गंगा घाटी में लोहे का प्रयोग किया जाने लगा था। रिंग बेल्स का मतलब है कि गोल कुआं, जैसे आपके यहाँ नालियां बन जाती हैं, तो नालियां उस समय नहीं बना रहे थे लोग, उस समय वो ये सर्कुलर पिट्स बना दे रहे थे, ऐसे कुएं बना दे रहे थे जिससे कि यहीं पर पानी आएगा और सोख लेगा, ठीक है। हाँ, तो इसके फायदे हुए थे, इसके फायदे ये हुए थे कि लोग जो पहले सिर्फ नदियों के किनारे रह रहे थे जिससे कि पानी उनका बह के नदी में चला जाए, अब लोग नदियों के किनारे से अंदर हिंटरलैंड पे भी रह रहे थे, क्योंकि वो दैनिक जीवन में जो भी पानी अपना प्रयोग करते, अब वो ये जो रिंग वेल्स थी उन्हीं के अंदर ये पानी जाके समा सकता था। यानी कि ये क्या है, सोक पिट की तरीके से काम कर रहे थे, जैसे सोक पिट बना देते गड्ढा बना देते हैं आप उस तरीके से, राइट। रिंग वेल्स बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, आयरन एज का, याद रखना है। आप एनसीईआरटी में भी रिंग वेल्स के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा पंचमहाल कौंस की शुरुआत हो गई थी, इन्हीं साइट से आपको मिली है। पंचमहाल कौंस है भारतीय उपमहाद्वीप में शुरुआत किए जाने वाले पहले सिक्के हैं पंचमहाल कौंस, राइट। दूसरा आप देखेंगे यहाँ पे जो साइट से जो पहली साइट डिस्कवर करी गई थी वो करी गई 1930 में, और नाम है तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पर है, पाकिस्तान में। इसको ग्रीक ब्लैक बियर भी बोला जाता है। इस साइट में जो भी हमें चीजें मिली है ग्रीक ब्लैक ब्लैक बियर, जरा देखते हैं। तक्षशिला ये है, ठीक है। तो तक्षशिला यहाँ पे सबसे पहली जो उत्तर मतलब एनबीपीडब्ल्यू की जो पहली साइट है वो 1930 में तक्षशिला है। आगे देखते हैं। प्राइम सेंटर जो हुआ करता था एनबीपीडब्ल्यू का वो था कौशाम्बी। कौशाम्बी कहाँ पर है, इसकी लोकेशन देख लो, ये है कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी प्रयागराज के से पहले पड़ेगा अगर आप लखनऊ की तरफ से जाओगे। और कौशाम्बी प्राइम सेंटर है किसका, आयरन एज एनबीपीडब्ल्यू कल्चर का। आगे देखेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे इनका जीवन पद्धति या इसके फीचर क्या क्या थे, मुख्य विशेषता यहाँ के लोगों के। यूज ऑफ आयरन इन वेपन, अभी तक जो औजार सिर्फ कॉपर के या ब्रोंज के बन रहे थे अब वो आयरन के बनने लग गए थे, ज्यादा मजबूत हो रहे थे, पावरफुल हो रहे थे। एग्रीकल्चर जो टूल्स है वो भी अब काय के बनने लग गए थे, लोहे के। अब जब आपका हल लोहे का बनेगा तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि हल अधिक हल अगर लोहे का बनेगा तो गहराई से जुताई कर सकते हैं आप चीजों की, और जो फसल आप जो उसमें लगाएंगे उसका जो रूट्स है वो अच्छा खासा डीपली ग्रो होगा, जिससे कि मौसम जो स्ट्रेसफुल मौसम होगा उसको भी वो फसल झेल पाएगी, और परिणाम जो निकलेगा वो प्रोडक्शन हाई होगा आपका। और चूंकि जब प्रोडक्शन हाई होगा तो फिर लोगों को ज्यादा बच्चों को जन्म देने में भी समस्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि अब प्रोडक्शन एग्रीकल्चर हाई हो रहा है तो लोगों में जनसंख्या बढ़ेगी, राइट। दूसरा है इमरजेंस ऑफ, हाँ, तो जब प्रोडक्शन हाई होगा तो आपके पास खाने के लिए पर्याप्त चीजें हो गई हैं। अब जब जो बाकी जो शेष रहेगा, अवशेष जो रहेगा, वो आप क्या करेंगे, शेष वो मार्केट में जाकर बेचेंगे। और जहां पर आप बेचते हैं खरीदते हैं वो क्या होते हैं, वही तो शहर कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे शहरों का उद्भव हो रहा था और ट्रेड आगे बढ़ रहा था। तो आप ये कह सकते हैं कि लोहे ने पूरी चीजों को बदल दिया। लोहे का प्रयोग जब एग्रीकल्चर टूल्स में हुआ तो उससे उत्पादन बढ़ा, लोग खरीदने बेचने लग गए, तो शहरों का विकास हुआ। और जब शहरों का विकास हुआ तो फिर व्यापार भी बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो और विकास होगा शहरों का। तो इस तरीके से लोहे ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके अर्बनाइजेशन में। एग्रीकल्चर का भी विस्तार हुआ, लोग अब उगा रहे थे राइस, व्हीट, बार्ले, मिलेट, पी, ब्लैक ग्राम, इस तरीके से चना, दालें, अन्य प्रकार के जो अन्न है वो। एनिमल रिमेन्स हमें देखने को मिले हैं किन किन के, कैटल, सीप, गोट और फिश के देखने को मिलते हैं। इंट्रा ट्रेड भी करते थे, इंट्रा मतलब है आपस में ही ट्रेड करते थे। तक्षशिला, हस्तिनापुर, अहिछत्रा से श्रावस्ती, कौशाम्बी। अब ये लोकेशन अभी हम देखेंगे, जैसे ये लोकेशन देख लो, ये हस्तिनापुर आपको दिख रहा है, ये दिल्ली का इंद्रप्रस्थ है। अहिछत्रा अतरंजी खेड़ा, श्रावस्ती अयोध्या लखनऊ, एक काम्पिल फरुखाबाद का एरिया है, ये मथुरा है, ये बेराट विराट ये राजस्थान का है ना, वैशाली, चंपा, पटना, राजगीर, ये सब उसी समय का एरिया है। ऑलमोस्ट आपको देखिएगा ये महाजनपद काल हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा पॉटरी दिख रही है, तो पॉटरी तो आपको ये दिख ही रही है, कैसी है, फाइन वेयर है। फाइन का मतलब होता है बहुत बारीकी से बनाए गए। ग्लॉसी सरफेस, चमकदार सरफेस को ग्लॉसी सरफेस कहते हैं। चॉकलेट, गोल्डन, पिंकिश, ये तीन कलर की आपको यहाँ पे कलर्स दिखते हैं, जैसे कि चॉकलेट भी दिख सकता है, पिंकिश भी दिखेगा, इन पे लाइनें बनी हुई हैं। हालांकि इसमें नहीं बनी, मैंने ये पेन से बना दिया, अलग बात है। दूसरा, पेंटिंग ऑन डैमेज डन यूजिंग येलो एंड लाइट वर्मिलियन कलर था। उन पे जो पेंटिंग हुई थी वो किस किस कलर से हुई, येलो लाइट जो मैंने लाइन बना दी है, और किससे, येलो एंड लाइट वर्मिलियन। वर्मिलियन का मतलब होता है सिंदूरी कलर, ठीक है, इससे उनके ऊपर पेंटिंग करी गई है। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ आयरन इन द रीजन डेटेड, अगर आप बात करेंगे मतलब डियर सब कॉन्टिनेंट में, तो जो सबसे
पुराना साक्ष्य है आयरन का, वो है लगभग 1150 बीसी। तो हम ये मान के चलते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आयरन का प्रयोग 1150 ईस्वी के अराउंड समयर स्टार्ट हुआ होगा। ये चीजें हमने देख ली, आयरन एज कल्चर देख लिया। जैसे पोइट्री ग्रेवियर जो हमने देखा, उसकी ये साइट्स आपको दिख रही हैं, जैसे कि रोपड़, भगवानपुरा, पानीपत, बरनावा, हस्तिनापुर, अहिछत्रा, जाखेरा, मथुरा, बैराट, काम्पल, लखनऊ, ब्लैकन, ये सब चीजें। बहावलपुर भी देख लो आप, ये चक 86, ये अर्ली इसका बाद में कल्चर जो है पीरक कल्चर वगैरह ये देखने को मिलता है। अच्छा, पेंटेड ग्रेवियर के टाइम पे ही हमें कुछ कल्चर देखने को मिलेगा, जैसे गंधर्व ग्रीव कल्चर, गंधारा ग्रीव कल्चर, गांधार जो था उसमें ग्रीव कल्चर, पीरक कल्चर ये है, और ये है झांगार कल्चर। ठीक है, झांगार कल्चर। तो ये जनरली हम देखेंगे ये कब के हैं, ये पोस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन के हैं, पोस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये कल्चर हमें देखने को मिलते हैं। और इस एरिया में कौन सा कल्चर दिख रहा है, पोट्री ब्रेगियर, यहाँ पर गांधार ग्रेव कल्चर, यहाँ पे पीरक कल्चर घोड़े के साथ यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे जहांगीर कल्चर। ठीक है, चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो मैप के माध्यम से उनको थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये साइट तो मैंने आपको बता ही दी, जनरली मैप में समझ में आ गया होगा। अब जरा देख लेते हैं कहाँ पर क्या मिला। अब देखो, ये जो साइट दिख रही है एनबीपीडब्ल्यू का है। ऐसे चरस अड्डा की बात करेंगे तो चरस अड्डा की जो खोज करी है वो करी है कनिंघम ने, करिंगम ने। और यहाँ पर फ्लड प्लेन्स मिला है, काबुल और स्वात घाटी में यहाँ पे ये स्थित होता है। खैबर पख्तूनवा रीजन है इसका। आयरन वर्किंग इंडस्ट्री यहाँ पर हुआ करती थी, यानी कि लोहे के औजार हथियार बनाए जाते होंगे। और ये प्राचीन काल में गंधार की कैपिटल हुआ करता था चरस अड्डा, या इसी को नाम है पुष्कलावती। पुष्कलावती चरस अड्डा एक ही नाम है पाकिस्तान में, एक बार क्वेश्चन पूछ भी गए हैं। इसके अलावा पूछता है उदग्राम कहाँ पर है, तो चरस अड्डा के और उत्तर में मिलेगा आपको उदग्राम, ये भी आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। दूसरा तक्षशिला या सिरकप, ये दोनों शहर एक ही है, तो एक ही नाम है, ऐसे याद रख लो। तक्षशिला में यूनिवर्सिटी भी हुआ करती थी, मौर्य की कैपिटल हुआ करती थी, गांधार का इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था तक्षशिला। यहाँ पर आपको कंस का जो स्तूप है, कंस ने यहाँ पर स्तूप बनाया हुआ है, वो भी आपको मिलेगा। राइट, ये छोटी छोटी चीजों, यहाँ पे छोटे छोटे लेटर्स में चीजें लिखी हैं, मे बी वीडियो में बहुत क्लैरिटी ना हो, बट यही बेस्ट है जो मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन जैसे कि रोपड़ है, बैराट है, ये सब है। यहाँ पर हम देख लें, ये भगवानपुरा, भगवानपुरा में अभी देख करके आए थे, बंट ब्रिक्स की ईंट मिली हुई है, पक्की ईंटों की। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे ये कुरुक्षेत्र का जो एरिया है, ये कुरुक्षेत्र है। ओवरलैप बिटवीन हड़प्पा एंड पीजीडब्ल्यू, तो देखेंगे जो हड़प्पा और पीजीडब्ल्यू जो कल्चर है, इसमें ओवरलैपिंग हमें दिखाता है कुरुक्षेत्र का एरिया, यानी कि भगवानपुरा। यही पूछते हैं कि ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पे हमें हड़प्पा और पीजीडब्ल्यू कल्चर का ओवरलैपिंग दिखता है, तो आंसर विल बी भगवानपुरा। ठीक है, भगवान स्वयं। इसके अलावा सीमेट्री एच कल्चर भी के साथ हमें भगवानपुरा से मिले हैं। टेराकोटा बीड्स, ब्रिक्स, फ्लोरेसिंग क्राफ्ट एक्टिविटीज, ये सब यहाँ की इंपॉर्टेंट फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। बागपत, आलमगीरपुर और हस्तिनापुर तो ये हमें पता है कहाँ पे है, ये मेरठ में है। मेरठ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, महाभारत में इसका जिक्र किया गया है। एकमात्र ऐसी साइट है गंगा यमुना दोआब में, ठीक है, जहाँ पर और पीजीडब्ल्यू की बियर आयरन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फाउंड। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आलमगीरपुर या हस्तिनापुर एकमात्र एक ऐसी साइट है जहां पर आयरन ऑब्जेक्ट्स नहीं मिले हैं कॉपर ऑब्जेक्ट्स के साथ में, वरना जहां जहां पर कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं वहां हर कहीं पर आयरन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, लेकिन एकमात्र ये साइट आलमगीरपुर ही है जहां पर ऐसा हमें नहीं मिला है। इसके अलावा हम जो इंपॉर्टेंट साइट है जैसे अहिछत्रा देख सकते हैं, श्रावस्ती है, तिलारकोट है, काम्पिल है, मथुरा है, अतरंजी खेड़ा है। अहिछत्रा की बात कर लें, अहिछत्र की ये बरेली डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल का वो कैपिटल हुआ करता था। इसकी जो खोज करी है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी है 1871 में। यहाँ पर ब्रिक फोर्टिफिकेशंस मिले हैं। ब्रिक फोर्टिफिकेशन का मतलब ये है ईंट से बने हुए जो किले हैं वो मिला है, और यहाँ पर कई स्तरों की कंटिन्यूटी देखने को हमें मिलती है। बस इतना याद रखना। खेड़ा, ये एटा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, ये इंपॉर्टेंट रखना, खेड़ा, एटा, काली रिवर के किनारे पर इसको भी कनिंघम ने खोज निकाला था, और इसका एक्सकवेशन जो किया था वो किया था आरसी गौर ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो खेड़ा, कनिंघम, तो यहाँ पर भी कनिंघम है, ये भी कनिंघम है, जनरली कनिंघम ने इन चीजों को खोजा है। इसके बाद हम देखेंगे काम्पिल को। काम्पिल यानी कि फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। इक्ष्वाकु डायनेस्टी यहाँ से संबंधित रही है। कैपिटल, अब जो पंचाल था, पंचाल की दो कैपिटल हुआ करती थी, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी की थी अहिछत्र और दक्षिण की जो कैपिटल थी वो थी काम्पिल। तो ये अहिछत्र है, ये काम्पिल है। ठीक है, ये द्रुपद, और ये काम्पिल से ही द्रुपद जो राजा थे, द्रुपद के जो पिता थे वो यहाँ से शासन करते थे, और यहाँ पर काम्पिल मेला भी लगता है और जैन टेम्पल्स का भी निर्माण किया गया है।
इसके अलावा वैशाली की बात करें तो जो बज्जी संघ है उसकी वैशाली की कैपिटल हुआ करती थी। जब 16 महाजनपद को पढ़ेंगे तब वैशाली को और हम अच्छे से लोकेट करेंगे। कुछ अन्य चीज हम जरा देख लेते हैं। ये भावलपुर, चाक 86, ये लखियापुर, ये सब हमने देख लिया है। बैराट यहाँ पर देख लेते हैं बैराट के बारे में। 16 महाजनपदों से एक बैराट है। मत्स्य नगर की राजधानी थी। महाभारत काल में भी इसका वर्णन है। जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था तो पांडव यहीं पर बैराट में ही आकर उन्होंने निवास किया था। डी आर साइनी नाम के जो आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस, उन्होंने इसका एक्सकवेशन किया है। अशोक ने यहाँ पर स्तूप भी बनवाया था और अशोक का माइक्रो पिलर एडिट भी हमें यहाँ से विराट से मिलता है, जहाँ पर वो ये दर्शाता है कि मैंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया है। राइट। तो डी आर साइनी बैराट। तो देखो, विराट कोहली, विराट से हमने याद कर लिया विराट, विराट कोहली से हर कोई सहमा सहमा रहता है, तो ये डरा डरा रहता है। ठीक है। आगे देखेंगे कौशाम्बी बताया था। आयरन एज का जो प्राइम सेंटर है वो कौशाम्बी है। प्राइम सेंटर है क्या कौशाम्बी। तो प्रयागराज के एरियाज पे इंपॉर्टेंट सेंटर था। ट्रेड रूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। इसके अलावा जैनिज्म और बुद्धिज्म एकमात्र एक ऐसा स्थल है जो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। कौन सा? कौशाम्बी। कैपिटल ऑफ वत्स जनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। उदयन यहाँ का शासक था। एक उदयन यहाँ का पाटलिपुत्र का भी शासक था और ये एक कौशाम्बी का भी शासक था। मेंशन इन महाभारत और रामायण में इसका जिक्र किया गया है। और प्रोस्पेरस टाउन हुआ करता था बुद्ध के समय में। ये फलता फूलता शहर था। कौन? कौशाम्बी। उज्जैन की लोकेशन देख लो, ये आहार है, ये जोधपुरा है। आगे देखेंगे हम सन्नाथी। सन्नाथी में बात करेंगे, यहाँ पर अशोकन पिलर एडिक्ट हमें मिलता है। अशोक ने जितने भी पिलर्स बनाए गए हैं सबसे बाद में यही बनाए गए हैं, तो इस तरीके से कह सकते हैं। तो सन्नाथी का जो पिलर था वो सबसे न्यू था। जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भीमा नदी के किनारे पर हमें यहाँ पे दिखता है। यहाँ पर हमें सन्नति से एक महास्तूप के रिमेन्स भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ये आता है बनवासी जनरली। ठीक है, बनवासी उत्तरी कन्नाडा की कैपिटल हुआ करती थी बनवासी। उत्तर कनाडा का एरिया है। कैपिटल ऑफ कदम्ब डायनेस्टी की राजधानी। आदि कवि पंप यहीं से बिलोंग करते थे। पहले पोएट थे कन्नड़ के आदि कवि जो पंप थे, और उन्होंने अपनी एपेक्स भी यहीं पर लिखी थी। इसके अलावा यहाँ पर मधुकेश्वर मंदिर का भी निर्माण। इतनी इन्फॉर्मेशन जरूरी याद नहीं है, बस इतना याद रख लो कि कदम डायनेस्टी की ये कैपिटल हुआ करता था। अरिचन्नालूर भी देख लेते हैं। ये तमिलनाडु में है। तूतीकुडी डिस्ट्रिक्ट है। साउदर्न मोस्ट साइट है। ब्लैक एंड रेड बियर की सबसे दक्षिणी साइट है अरिचन्नालूर। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही पूछ लेगा कि सबसे दक्षिणी साइड बीआरडब्ल्यू की कौन सी है, तो अरिचन्नालूर। इसके अलावा अमरावती या फिर धरनीकोटा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश, कृष्णा नदी के तट पर सातवाहन की राजधानी थी। इस वजह से यहाँ पर कई सारे स्तूप मिले हैं। महायान बुद्धिज्म का इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। और बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स और इंस्क्रिप्शन हमें ब्राह्मी में, यहाँ से ब्राह्मी लिपि में हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है आपका शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ ब्रज बिहारी लाल ने, देखो जैसे लाल होता है और शिशु होता है ना, तो आप बच्चों को जनरली हम ये कहते हैं हमारे लाल, यानी कि शिशु, ऐसे याद रखेंगे। और ये कैपिटल कलिंग की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पे शुरुआती हमें एविडेंसेस मिलते हैं फोर्टिफिकेशन यानी कि किलेबंदी के। यहाँ पे ये जो शिशुपालगढ़ था आइडेंटिफाइड किया गया इसी को, जो अशोक ने एक नया मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाई थी ना, तोसली। तोसाली वही है। और चंद्रकेतुगढ़ से यहाँ पर आईआईटी खड़गपुर स्टेब्लिश होती है। कलिंग नगर ऑफ खारवेल का यही आइडेंटिफाइड होता है शिशुपालगढ़ ही। इसके अलावा तामलुक डिस्ट्रिक्ट तो ये ठीक ही है। और यहाँ पे चंद्रकेतुगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है। 24 परगना डिस्ट्रिक्ट ऑफ ये बंगाल। यहाँ पे 12 मेहर का एक माउंट मिला है। मेंशन्ड बाई टोलमी ने भी इसको मेंशन किया चंद्रकेतुगढ़ को इन अपनी जो पुस्तक है ना ज्योग्राफी का में। और उसमें इसको चंद्रकेतुगढ़ को उसने कहा है गंगारी डाई। गंगारी डाई यानी कि गंगा के किनारे पर जो बसा है वो। और थर्ड बीसी में ये प्री मौर्यन के टाइम तक चंद्रकेतुगढ़ बहुत ज्यादा फेमस था। अब एक रह गया सबसे पूर्वी जो स्थल है वो है महास्थानगढ़। सबसे पूर्वी हमें जरूरी पढ़ना है। ठीक है। और सबसे दक्षिणी हरिचंद्रपुर पढ़ लिया है। और सबसे उत्तरी हमारा उद्ग्राम है। आइए देखते हैं इसके बारे में, महास्थानगढ़ के बारे में। महास्थानगढ़ अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ पुंडरावर्धन। गुप्त काल में जो पुंडरावर्धन थी उसी का एक ये एरिया है। इस एरिया को वो पुंडरावर्धन करके उन्होंने अपना एक स्टेट बनाया हुआ था गुप्तों ने, तो उसी का एक पार्ट है ये। इसके अलावा वर्तमान में बांग्लादेश में है। एंशियंट कैपिटल ऑफ पुंड्रा किंगडम यहाँ पर थी। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में हमें यहाँ पर कई सारे यहाँ पे इंस्क्रिप्शन हमें प्राप्त होते हैं। तो ये जनरली इंपॉर्टेंट लोकेशंस की सारी हमने इन चीज़ों को देख लिया है। तो आई होप ये चीज़ों हमने मतलब बहुत डिटेल से डिस्क्राइब किया है।
बाकी जो साइट्स पढ़ना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन-कौन सी साइट्स यहाँ पर हैं। आप वीडियो को पॉज़ करके एक बार देख लेना, मैंने यहाँ पे लिस्टिंग करके साइट्स सब आपको दे दी थी है। ये बीआरडब्ल्यू की, पीजीडब्ल्यू की और ये एनबीपीडब्ल्यू की। थैंक यू वेरी मच।